स्वागत है आपका हमारे शुभम सुंदरम चैनल में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर के बारे में। द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, आज की वीडियो में हम जानेंगे। पहले मैंने आपको बताया था कि जो वर्ण होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं, अर्थात वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। वर्णों को दो भागों में बांट दिया गया है, स्वर तथा व्यंजन। और ये भी मैंने आपको बताया था कि स्वर वर्ण कौन कौन से होते हैं और व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। स्वर वर्ण होते हैं अ, आ आदि, और व्यंजन वर्ण होते हैं क से लेकर के ह तक। तो व्यंजन वर्णों में जो द्वित्व व्यंजन होते हैं वो कौन से होते हैं, उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे। द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होते हैं ये तो आपने जान लिया कि क से लेकर के श स ह तक जितने भी वर्ण आते हैं वो सारे वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। लेकिन व्यंजन वर्ण में द्वित्व व्यंजन भी होते हैं। तो द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होते हैं आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और सुने। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, जो द्वित्व शब्द है आपको इसका उच्चारण करना सीखना होगा कि द्वित्व शब्द का उच्चारण किस प्रकार से करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर हम द्वित्व शब्द में जो द्वि है इसको अलग अलग करेंगे तो कैसे होगा। आधा द, फिर वी, फिर आधा द और वी को जब हम मिलाते हैं तो बनता है द्वि, और बाकी उसमें हम तो मिला देंगे, द्वित्व हो जाएगा। द्वित्व, द्वित्व व्यंजन, इसको इस प्रकार से आपने उच्चारण करना है। इसका उच्चारण करने का अभ्यास करें। कई बार ऐसा होता है कि हम द्वित्व को द्वित्व बोल देते हैं, तो द्वित्व नहीं बोलना है, द्वित्व बोलना है। द्वित्व व्यंजन होता है, द्वित्व व्यंजन नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कि द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आपको द्वित्व व्यंजन का एक नियम याद रखना है कि जब दो समान व्यंजनों का मेल होता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। आपने हमेशा इस नियम का ध्यान रखना है कि यह नियम क्या है। जब दो समान व्यंजनों को हम मेल करवाते हैं तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जब दो समान व्यंजनों का मेल होता है तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि कोई भी व्यंजन अगर आप ले लो, उन दो व्यंजनों को आप अगर मेल करवाएंगे तो वह द्वित्व व्यंजन हो जाएंगे। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो समान होने चाहिए। समान का मतलब होता है एक जैसे। जो एक जैसे होते हैं उसे समान कहते हैं। जैसे कि मानो मैंने कहा कि यह दो फल समान है, अर्थात एक जैसे हैं। समान का मतलब होता है एक जैसे। तो हमने दो व्यंजनों का मेल जब करवाना है तो वो दोनों व्यंजन जो हैं वो एक जैसे होने चाहिए। तभी जब हम उनका मेल करवाएंगे, उनको मिलाएंगे, तभी वो द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे। हमेशा आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि जब दो व्यंजनों का समान, जो दो व्यंजन हैं, जब उन दोनों का मेल होता है तभी द्वित्व व्यंजन कहलाता है। ठीक है। तो व्यंजन वर्ण कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। तो आपको ये तो पता है कि व्यंजन वर्ण कौन कौन से होते हैं। क से लेकर के श स ह तक जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म आदि आदि जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, अगर वो कहीं आपको दो समान व्यंजन वर्ण
दिखाई दे तो समझना वो द्वित्व व्यंजन है। जैसे कि हम उदाहरण से समझते हैं। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, जैसे कि बच्चा, डिब्बा और पक्का। अब ये जो कुछ 3 शब्द हैं, जैसे कि बच्चा, डिब्बा और पक्का, इन 3 शब्दों में द्वित्व व्यंजन वर्ण है। आप बच्चा शब्द के आगे देख सकते हैं, जैसे कि च, चा। इन 2 व्यंजन वर्णों को हम जब मिलाते हैं तब बनता है चा। ठीक है, तो बच्चा शब्द में जो 2 च है, आप देख सकते हैं कि ये दोनों च जो है समान वर्ण है, समान व्यंजन वर्ण है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या हो गए, द्वित्व व्यंजन हो गए। जैसा कि अभी परिभाषा में आपको बताया गया, जब 2 समान व्यंजन वर्णों का मेल होता है तो वही द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिए यहाँ पर बच्चा शब्द में दोनों च जमा च, ये दोनों समान व्यंजन वर्णों का मेल हुआ है, इसलिए यह क्या है, द्वित्व व्यंजन है। इसलिए देखिए बच्चा शब्द में जो 2 च है वह है द्वित्व व्यंजन। इसी प्रकार डिब्बा शब्द ले लीजिए। अब डिब्बा शब्द में आप दे सकते हैं यहाँ पर ब जमा ब, ये दोनों ही समान व्यंजन वर्ण है। ब का जैसा ही दूसरा ब है। ठीक है, तो ये ब और ब दोनों क्या हैं, समान व्यंजन वर्ण हैं। तब जब इन दोनों का मेल हो जाता है तो ही ये दोनों समान व्यंजन वर्ण बन जाते हैं द्वित्व व्यंजन। ठीक है, तभी आपका शब्द बनता है डिब्बा। ऐसे ही पक्का। पक्का में देखिए क और क ये दोनों समान व्यंजन वर्ण हैं, जब इनका मेल करते हैं तो बनता है पक्का। तो पक्का में जो दोनों क है यह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। आपने यह हमेशा ध्यान रखना है कि जो द्वित्व व्यंजन होते हैं वह जब 2 समान व्यंजन वर्ण हो, तब जब उन दोनों व्यंजन वर्णों को मिलाया जाता है तब वही व्यंजन वर्ण जो है द्वित्व व्यंजन वर्ण बन जाते हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि आप ये व्यंजन के कुछ भेद हो गए। तो जैसे कि यहाँ पर हमने च और चौ को मिलाया तो बच्चा में जो 2 च है वो द्वित्व व्यंजन वर्ण बन गए। जैसे कि हमने ब और ब को मिलाया तो डिब्बा में जो 2 ब है वह द्वित्व व्यंजन बन गई। जैसे कि हमने यहाँ पर क और क को मिलाया तो पक्का शब्द में जो 2 वर्ण हैं क और क, ये दोनों व्यंजन वर्ण द्वित्व व्यंजन वर्ण बन गए। ऐसे ही आपको कोई भी व्यंजन वर्ण समान दिखाई दे, जैसे कि यहाँ पर च च है बच्चा शब्द में, जैसे कि डिब्बा शब्द में ब ब है, जैसे कि पक्का शब्द में क है, तो ऐसे ही आपको किसी भी शब्द में कहीं भी समान व्यंजन वर्ण दिखाई दे तो समझना वो है द्वित्व व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकते हैं व्यंजन वर्ण, जैसे क ख ग घ ग च छ ढ ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म। ठीक है, तो वो कोई भी हो सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि केवल च और च ही 2 व्यंजन वर्ण मिलते हैं, या ब ही 2 व्यंजन वर्ण मिलते हैं तो वो द्वित्व व्यंजन बनते हैं, या केवल क या क ये 2 व्यंजन वर्ण मिलते हैं तो व्यंजन द्वित्व व्यंजन वर्ण बनते हैं। ऐसा आवश्यक नहीं है। ठीक है, जब कोई भी आपको व्यंजन वर्ण कहीं भी आपको किसी शब्द में समान दिखाई देंगे तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो आपको समझ आ गया होगा कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं, जब 2 समान व्यंजन वर्णों का मेल होता है, अर्थात जब हम 2 समान व्यंजन वर्णों को आपस में मिलाते हैं तो फिर वही जो समान 2 व्यंजन वर्ण हैं जब वो आपस में मिल जाते हैं तो मिलने के बाद जो है वही द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जब 2 समान व्यंजन वर्ण आपस में मिलते हैं तो वही द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। आपको यह हमेशा ध्यान में रखना है।
ठीक है। जैसे कि बच्चा में 2 च मिले हैं, डिब्बा में 2 ब मिले हुए हैं, पक्का में 2 क मिले हैं, तो ये द्वित्व व्यंजन हो गए। एक और नियम आपने हमेशा ध्यान रखना है, जैसे कि एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना द्वित्वक प्रयोग कहलाता है। जैसे कच्चा, पक्का, गप आदि। एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना द्वित्व प्रयोग कहलाता है। देखो, हम द्वित्व का प्रयोग किसे कहेंगे? जैसे कि एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना। अब देख सकते हैं आप, जैसे कि कच्चा है, तो कच्चा शब्द में जो च शब्द है कच्चा शब्द में, तो आप देख सकते हैं उसी कच्चा कच्चा शब्द में जो च शब्द है उस शब्द के जैसा ही दूसरा च शब्द आ गया, इसलिए क्या हो गया? ये द्वित्व व्यंजन हो गया। इसलिए ये कच्चा में द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है, पक्का में भी, गप में भी। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और एक नियम आपने हमेशा ध्यान रखना है कि क, च, ट, त, प वर्ग के दूसरे व चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं होता। अर्थात ख के साथ ख, घ के साथ घ, छ के साथ छ आदि का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आपने वर्ग तो पढ़ा ही होगा कि वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है, 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, वर्ग हमेशा 5 होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो नियम आपने क्या ध्यान रखना है कि जो क वर्ग है, जैसे कि क, ख, ग, घ, क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, च वर्ग में आते हैं च, छ, झ, झ, ञ, ट वर्ग में आते हैं ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग में आते हैं त, थ, ध, ध, न, पर वर्ग में आते हैं प, फ, ब, म। तो इनके दूसरे व चौथे वर्ण का कभी द्वित्व नहीं होता है। जैसे ख के साथ घ का कभी द्वित्व नहीं होगा, ये आपने हमेशा ध्यान रखना है। आपने यही ध्यान रखना है कि जो वर्ग होते हैं, जैसे कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, आप देख सकते हैं यहाँ सामने स्क्रीन पे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग लिखे हुए हैं। तो इन वर्गों के जो अक्षर होते हैं, जैसे क वर्ग के क, ख, ग, घ, घ, ङ, च वर्ग के च, छ, झ, 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 ञ, ट वर्ग के ट, ठ, ड, ढ, ण, त वर्ग के त, थ, द, ध, न, प वर्ग के प, फ, ब, म, म। तो इन जो वर्गों के दूसरे और चौथे अक्षर हैं, जैसे कि क वर्ग का दूसरा अक्षर है ख और चौथा अक्षर है घ, इन दोनों वर्णों का कभी द्वित्व नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही च वर्ग के छ और झ जो वर्ण हैं, इन वर्णों का भी द्वित्व नहीं होता। और ट वर्ग में ठ और ढ का द्वित्व नहीं होता, त वर्ग में थ और ध का द्वित्व नहीं होता, प वर्ग में फ और भ का द्वित्व नहीं होता है। आपने यह ध्यान देना है। ठीक है, ख और ख का द्वित्व नहीं होता, घ और घ का भी द्वित्व नहीं होता, छ और छ का द्वित्व नहीं होगा, झ और झ का द्वित्व नहीं होगा। ठीक है, ठ और ठ का द्वित्व भी नहीं होता, ढ और ढ का द्वित्व भी नहीं होता, थ थ का द्वित्व नहीं होता, ध ध का द्वित्व नहीं होता, फ फ का द्वित्व नहीं होता, भ भ का द्वित्व नहीं होता है। ठीक है, यही आपने हमेशा ध्यान देना है। ठीक है, तो 5 ही वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, तो क वर्ग में आपके वर्ण आ जाएंगे क, ख, ग, घ, ङ। च वर्ग में आपके वर्ण आते हैं च, छ, ज, झ, ञ। और ट वर्ग में वर्ण आते हैं आपके ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में आते हैं त, थ, ध, न। अपर वर्ग में आते हैं प, फ, ब, म। तो इनके दूसरे और चौथे वर्ण का द्वित्व नहीं होता है, ये आपने ध्यान देना है। अब जैसे कि उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे मक्खी। ठीक है, ये सही शब्द है, और जो मक्खी है वो नियमानुसार वैसे गलत है। जैसे कि गग्घर, ये सही शब्द है, और गग्घर ये नियमानुसार गलत है। ठीक है, तो नियम यही होता है कि कभी जो वर्ग के दूसरे और चौथे अक्षर होते हैं उनका द्वित्व नहीं होता है। ठीक है, लेकिन देख सकते हैं आप, जो नियमानुसार गलत जो मक्खी शब्द है वहाँ पर 2 ख लिख दिए गए हैं, मतलब ख का द्वित्व कर दिया गया है, तो वैसे ये गलत है, ये सही नहीं है। सही है आपका जो पहले जहाँ पर मक्खी लिखा हुआ है, म आधा क और खी, यह सही है। जैसे कि आप घग्गर में शब्द में देख सकते हैं, तो पहले वाला जो घग्घर है वो सही है, ग और फिर आधा घ
आधा घ फिर पूरा घ, ठीक है। लेकिन जो दूसरा घग्गर है वहाँ पे देखो 2 घ कर दिए गए हैं, तो वो चौथा अक्षर है, इसलिए इसका द्वित्व नहीं होता, नियमानुसार ये गलत है। अब आपने द्वित्व व्यंजन के बारे में समझ लिया कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं। अब हम संयुक्ताक्षर के बारे में जानेंगे कि संयुक्ताक्षर किसे कहा जाता है। तो संयुक्ताक्षर जो यह शब्द है, पहले तो हम इस शब्द को अलग करेंगे कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं, संयुक्ताक्षर का मतलब क्या होता है। देखो, संयुक्ताक्षर जो यह शब्द है, इस शब्द में भी 2 शब्द है। जब इसको हम अलग अलग करेंगे तो बनेगा आपका संयुक्त जमा अक्षर। तो जब संयुक्त जमा अक्षर, इन 2 शब्दों को मिलाएंगे, संयुक्त और अक्षर, जब हम इन 2 शब्दों को मिलाएंगे तब आपका एक शब्द बनता है संयुक्ताक्षर। तो संयुक्ताक्षर का अर्थ होता है संयुक्त अक्षर, ठीक है। संयुक्ताक्षर का अर्थ होता है संयुक्त अक्षर को ही हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। एक और आपने ध्यान देना है, जैसे कि आप संयुक्त में आप देख सकते हैं जो कतौ है, यह कतौ कैसे बना है, आधा क और पूरा तौ। इन 2 वर्णों को जब हम यहाँ पर मिलाया गया तो यहाँ पर कतौ बना है, तो वही संयुक्त में कतौ है, ठीक है। आप इसको कतौ ही समझेंगे, ठीक है। इस प्रकार से भी इसको लिखा जाता है। एक दूसरा प्रकार भी होता है, आधा क लिख करके तौ को जोड़ दिया जाता है, वो भी एक प्रकार होता है। और यह भी एक प्रकार होता है जिस प्रकार से यहाँ लिखा गया है, ठीक है। तो संयुक्त और अक्षर यहाँ पर 2 शब्द है, अर्थात संयुक्त अक्षर है, उसको ही संयुक्ताक्षर कहा जाता है। तो इसको जोड़ के बोल दिया जाता है संयुक्ताक्षर। तो अब हम जानेंगे इस वीडियो में कि संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। संयुक्ताक्षर जो होते हैं वो कैसे बनते हैं। जैसे द्वित्व व्यंजन के बारे में आपने जाना कि द्वित्व व्यंजन कैसे होते हैं, तो संयुक्ताक्षर के बारे में भी हम जानेंगे। संयुक्ताक्षर के बारे में जानने के लिए आपको इस नियम को हमेशा ध्यान में रखना है। जब आधे या पूरे व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है तब वह शब्द संयुक्ताक्षर कहलाता है। जब आधे या पूरे व्यंजनों को जोड़कर शब्द बनाया जाता है तब वह शब्द संयुक्ताक्षर कहलाता है, ठीक है। जब कोई आधा व्यंजन हो या पूरा व्यंजन हो, ठीक है, जब उन दोनों व्यंजनों को मिला दिया जाता है, यानी जोड़ दिया जाता है, और उनको जोड़कर जो शब्द बनाया जाता है उसी शब्द को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, जब आधे या पूरे व्यंजन को जोड़कर शब्द बनाया जाता है, जैसे कि आप कोई आधा व्यंजन ले लीजिए, तो आधा व्यंजन का मतलब होता है कि जिस व्यंजन में कोई मात्रा नहीं लगी होती है, न अ की मात्रा लगी होती है, न आ की मात्रा लगी होती है, न ई की मात्रा लगी होती है, न ऊ की मात्रा लगी होती है, वही कहलाता है आधा व्यंजन, ठीक है। और पूरा व्यंजन वह कहलाता है जिस व्यंजन में किसी भी स्वर वर्ण की मात्रा लगी होती है। जैसे कोई व्यंजन वर्ण है, तो अगर उसमें किसी भी स्वर वर्ण की मात्रा लगी हो, या अ की लगी मात्रा लगी हो, या आ की मात्रा लगी हो, या ई की मात्रा लगी हो, या ऊ की मात्रा लगी हो, या बड़े ऊ की मात्रा लगी हो, ठीक है, या ई की मात्रा लगी हो, या बड़े ई की मात्रा लगी हो, ठीक है, या री की मात्रा लगी हो, तो वह व्यंजन वर्ण कहलाता है पूरा व्यंजन वर्ण, ठीक है। कोई भी व्यंजन वर्ण बिना मात्रा के, बिना स्वर के अधूरा यानी आधा माना जाता है। और कोई भी व्यंजन वर्ण के साथ अगर हम कोई भी मात्रा लगा देते हैं तो वह व्यंजन वर्ण पूरा माना जाता है। तो आपको ये बात तो समझ आ गई होगी कि आधा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं और पूरा व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। जब आधे व्यंजन वर्ण को, यानी वह वर्ण जिस वर्ण के साथ कोई भी मात्रा नहीं लगी है, ना अ की, ना आ की, ना ई की, ना ऊ की, किसी भी स्वर वर्ण की मात्रा नहीं लगी है, तो ऐसा जो आधा व्यंजन है, जब वो किसी पूरे व्यंजन के साथ जोड़ दिया जाता है, अर्थात जिस व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा लगी हुई है, ऐसे व्यंजन वर्ण के साथ जब जोड़ दिया जाता है
तब वह शब्द जो है वही संयुक्ताक्षर शब्द कहलाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ पर 3 शब्द दिए गए हैं, अच्छा, पत्थर और पुष्प। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो अच्छा शब्द है उसको आप देखेंगे। अच्छा शब्द के सामने आप देख सकते हैं इसमें च और छ, ये जो 2 व्यंजन वर्ण हैं, ठीक है, इन 2 वर्णों पर आप ध्यान दीजिए। अभी मैंने जैसा कि आपको नियम में बताया कि जब एक आधा व्यंजन वर्ण और एक पूरा व्यंजन वर्ण, ठीक है, जब किसी आधे व्यंजन वर्ण को किसी पूरे व्यंजन वर्ण के साथ जोड़कर कोई शब्द बनाया जाता है तो वही शब्द जो क्या कहलाता है, संयुक्ताक्षर कहलाता है। ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आधा व्यंजन वर्ण था च। च आधा व्यंजन वर्ण क्यों है? क्योंकि इसके साथ किसी प्रकार की भी कोई मात्रा नहीं लगी है। ना इसमें अ की मात्रा है, ना आ की मात्रा है, ना ई की है, ना ऊ की है। इस च व्यंजन वर्ण में किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, तो इसलिए ये हुआ आधा व्यंजन वर्ण। और पूरा व्यंजन वर्ण कौन है? छ। क्योंकि छ में अ की मात्रा लगी है, इसलिए छ क्या हो गया? पूरा व्यंजन वर्ण हो गया। तो ये जो आधा व्यंजन वर्ण था च, इसको जब हमने छ के साथ मिला दिया तो ये क्या बन गया? संयुक्ताक्षर बन गया। जब किसी आधे व्यंजन वर्ण को पूरे व्यंजन वर्ण के साथ मिला दिया जाता है तो वही संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे कि च को हमने छ के साथ मिला दिया तो यह संयुक्ताक्षर कहलाया। जैसे कि अच्छा में जो च और छ है वो संयुक्ताक्षर हो गए। आइए दूसरे शब्द पे आ जाते हैं, जैसे कि पत्थर। तो पत्थर के सामने आप देख सकते हैं आधा त, जो यहाँ पर व्यंजन वर्ण है, आधा त, और थ जो यहाँ पर पूरा व्यंजन वर्ण है। तो हमने यहाँ पर आधा त जो व्यंजन वर्ण है उस आधे त व्यंजन वर्ण को पूरे थ व्यंजन वर्ण के साथ मिला दिया तो यहाँ पर त और थ यह मिलके संयुक्ताक्षर बन गए। तो आप देख सकते हैं जो पत्थर में त और थ है यह संयुक्ताक्षर है। इसी प्रकार आप तीसरा शब्द जो पुष्प है इसको समझिए। इसके सामने आप देख सकते हैं जब हम आधा श और पूरे प, इन 2 व्यंजन वर्णों को मिलाते हैं तब यह श और प का एक संयुक्ताक्षर बनता है। अब देख सकते हैं आप, ये जो श है यह आधा व्यंजन वर्ण है। क्यों आधा व्यंजन वर्ण है? क्योंकि जो श है इसमें किसी प्रकार की कोई मात्रा नहीं है, ठीक है, अर्थात यह आधा हुआ। मैंने आपको बताया कि जब आधा व्यंजन वर्ण किसी पूरे व्यंजन वर्ण के साथ मिलता है तो श यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह आधा व्यंजन वर्ण है और पूरा व्यंजन वर्ण है प। तो ये प पूरा व्यंजन वर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें अ की मात्रा लगी है। तो जो आधा व्यंजन वर्ण है श, हमने इस आधे व्यंजन वर्ण को जो पूरा व्यंजन वर्ण है प उसके साथ मिला दिया, यानी जोड़ दिया। तो जोड़ने पर जो शब्द या अक्षर बना वही कहलाएगा संयुक्ताक्षर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पुष्प में जो श और प है वह संयुक्ताक्षर है। तो आप उदाहरण से समझ गए होंगे। जब कहीं भी आधा व्यंजन वर्ण को पूरे व्यंजन वर्ण के साथ मिला दिया जाता है तो वही संयुक्ताक्षर कहलाता है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, यही संयुक्ताक्षर की पहचान है, ठीक है। और आप किसी भी आधे व्यंजन वर्ण को किसी भी पूरे व्यंजन वर्ण के साथ अगर आप मिलाएंगे तो वह संयुक्ताक्षर कहलाएगा। बस आपको ध्यान यह रखना है कि वह समान नहीं होने चाहिए। वह 2 व्यंजन वर्ण अगर समान होंगे तो फिर वह संयुक्ताक्षर नहीं होंगे, फिर वो द्वित्व व्यंजन हो जाएंगे, ठीक है। संयुक्ताक्षर और द्वितीय व्यंजन में केवल इतना अंतर होता है कि वहाँ पर समान व्यंजन वर्ण होते हैं और यहाँ पर संयुक्ताक्षर में व्यंजन वर्ण समान नहीं होते हैं। मान लो अगर चौक के साथ छ पूरा व्यंजन वर्ण मिला देते तो वह
च के साथ अगर च को ही मिलाते तो वह द्वित्व व्यंजन हो जाता, लेकिन अगर छ को मिलाया तो वो संयुक्ताक्षर हो गया। केवल द्वित्व व्यंजन और संयुक्ताक्षर में यही अंतर होता है, तो यह ध्यान रखना है। अब यहाँ पर हम संयुक्ताक्षर वाले कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे कि प्याज। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज में यहाँ पर आधा व्यंजन वर्ण है प, ठीक है, जो पूरे व्यंजन वर्ण के साथ मिला हुआ है, यानी या के साथ मिला हुआ है। या पूरा व्यंजन वर्ण क्यों है? क्योंकि इस य व्यंजन वर्ण में आ की मात्रा मिली हुई है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, किसी भी व्यंजन वर्ण में अगर आप कोई मात्रा लगा देते तो पूरा व्यंजन वर्ण हो जाता है, इसलिए प्याज में जो है यह संयुक्ताक्षर है। अब देखो ग्वाला में जो ग और वो है यह संयुक्ताक्षर है, क्योंकि यहाँ पर ग आधा व्यंजन वर्ण है और वो पूरा व्यंजन वर्ण है। क्योंकि वा जो है वो में आ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए जो वा है वह पूरा व्यंजन वर्ण है। तो आधा व्यंजन वर्ण जो ग है उसको वा के साथ मिला दिया गया है, जोड़ दिया गया है, तो ग्वाला शब्द बन गया है। अब देखिए मक्खी शब्द है, तो मक्खी शब्द में म और क जो यह दो व्यंजन वर्ण है, तो यहाँ पर आप मक्खी शब्द में देख सकते हैं क और ख, ठीक है, ये संयुक्ताक्षर है। क्यों? क्योंकि क है आधा व्यंजन वर्ण और ख है पूरा व्यंजन वर्ण। क्योंकि इसमें ख में ई की मात्रा लगी है, इसलिए यह पूरा व्यंजन वर्ण है। तो इन दोनों के मेल से यहाँ पर यह बना हुआ है। अब आइए जैसे कि तख्ती, तो तख्ती में आप देख सकते हैं जैसे ख है यह आधा व्यंजन वर्ण है और त पूरा, तो ये संयुक्ताक्षर है, ठीक है। त पूरा व्यंजन वर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें त में ई की मात्रा लगी है, तो ये इसलिए पूरा व्यंजन वर्ण माना जाएगा, ठीक है। तो आधा व्यंजन वर्ण ख पूरे व्यंजन वर्ण त के साथ मिला हुआ है, इसलिए यह संयुक्ताक्षर हो गया, ठीक है, यह संयुक्ताक्षर कहलाएगा। यह आपने ध्यान रखना है। और जैसे कि गुच्छा शब्द है, तो गुच्छा शब्द में च और छ, ठीक है, यह संयुक्ताक्षर है। देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं च जो है आधा व्यंजन वर्ण है और छ जो है पूरा व्यंजन वर्ण है, क्योंकि छ में आ की मात्रा लगी है, ठीक है। तो च और छ को जब हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? संयुक्ताक्षर बनता है और आपका शब्द बनता है जैसे कि गुच्छा, ठीक है। आधा व्यंजन वर्ण और पूरे व्यंजन वर्ण साथ को मिलाना ही संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे कि मच्छर, अब यहाँ पे देख सकते हैं मच्छर शब्द में च और जो छ है यह संयुक्ताक्षर है, ठीक है। तो च है वो आधा व्यंजन वर्ण है और छ जो है वह पूरा व्यंजन वर्ण है। इसलिए जब हम दो व्यंजन वर्णों को मिला देते हैं, आधे व्यंजन वर्ण को जब पूरे व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ते हैं तो संयुक्ताक्षर बनता है। तो मच्छर में च और छ संयुक्ताक्षर है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं युद्ध शब्द, युद्ध शब्द में आधा द और ध, ये दो व्यंजन वर्ण हैं। जब हम द को ध के साथ मिलाते हैं तो द और ध ये हो जाते हैं संयुक्ताक्षर, क्योंकि आधा द और पूरा ध, क्योंकि ध में अ की मात्रा लगी है, इसलिए ध पूरा व्यंजन वर्ण है। तो आधे द व्यंजन वर्ण को हम पूरे ध व्यंजन वर्ण के साथ मिला देते हैं तो शब्द बन जाता है युद्ध। युद्ध में द और ध व्यंजन वर्ण है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कान्हा शब्द है, तो कान्हा शब्द में जो न है वो आधा व्यंजन वर्ण है और जो हा है वह पूरा व्यंजन वर्ण है, क्योंकि हा में आ की मात्रा लगी है ह के साथ, इसलिए हा पूरा व्यंजन वर्ण हो गया, इसलिए ये हो गया कान्हा। साथ साथ में भी ध्यान रखना है, अगर एक समान व्यंजन वर्ण होंगे तो वह द्वित्व व्यंजन कहलाएंगे और समान नहीं होंगे, एक जैसे नहीं होंगे, तो वह संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर पत्थर में आप देख सकते हैं, पत्थर शब्द में त और थ संयुक्ताक्षर है, क्योंकि त जो है वह आधा व्यंजन वर्ण है और थ पूरा है, क्योंकि थ में अ की मात्रा लगी हुई है, इसलिए यह पूरा हुआ, इसलिए त और थ यहाँ संयुक्ताक्षर है। पत्थर शब्द में त और थ संयुक्ताक्षर है, ठीक है। आपने हमेशा ध्यान रखना है इस नियम को, आधा व्यंजन वर्ण जब पूरे व्यंजन वर्ण के साथ जोड़ दिया जाता है तो वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। अब देखिए जैसे कि समाप्त, समाप्त में आप देख सकते हैं प आधा व्यंजन वर्ण है जो पूरे त के साथ मिला दिया गया है, तो यहाँ आधे व्यंजन वर्ण प को पूरे त के साथ मिलाकर जोड़कर बना दिया गया है, तो यहाँ पर समाप्त शब्द में प और त संयुक्ताक्षर है। तो ये था वीडियो
तो मैंने आपको बताया कि द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं और संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं। तो आप इसको बार बार देखें, बार बार समझें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका धन्यवाद। नमस्कार।